अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर 2 है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। और लास्ट टाइम मैंने एक ट्री डायग्राम बनाकर आपको समझाया था कि हम कौन कौन से टॉपिक अब इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशंस के बाद। तो स्टूडेंट्स, हमने जो देखा था वो ये देखा था कि हम वेक्टर अलजेब्रा में दो चीज़ें पढ़ेंगे। वो एक एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे और एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। और उसमें जितने भी मेथड्स थे पॉसिबल जो हमारे कोर्स में मौजूद हैं वो मैंने आपको लिखकर बता दिए थे। तो आज हम पहला एडिशन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक, हेड टू टेल रूल आप मैट्रिक क्लास में पढ़ कर आए हैं, उसको मैं इसी टॉपिक में रिपीट कर दूंगा कि हेड टू टेल रूल क्या है, और एज सच अगर उसकी ज़रूरत आएगी तो उसके जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो डिस्कस कर लिए जाएंगे। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या चीज़ है? तो अगर स्टूडेंट आप इसमें पहला वर्ड देखें तो लिखा हुआ है पैरेललोग्राम। अब अगर आपसे पूछा जाए पैरेललोग्राम क्या है, तो थोड़ा सा मैथ को रिकॉल करें आप। तो मैथमेटिक्स आपने, ठीक है, मैट्रिक के मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि पैरेललोग्राम एक ज्योमेट्रिकल शेप है। और कैसी शेप होती है? जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी शेप है, तो शायद आप फौरन बता दें ये कौन सी शेप है। ये एक रेक्टेंगल है। अगर इसी रेक्टेंगल को थोड़ा सा बेंट या टिल्ट किया जाए तो ये रेक्टेंगल कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो रेक्टेंगल जब इस शेप में आएगा तो ये शेप क्या कहलाएगी? ये शेप पैरेललोग्राम कहलाएगी। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है और ये क्या है? रेक्टेंगल है। अब स्टूडेंट्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं नेमिंग कर दूं तो ए बी सी डी, और ये भी ऐसे ही है, ए बी सी एंड डी। और अगर आप गौर करें तो दोनों में एक जो फर्क आया दिखने में स्टूडेंट, वो ये आया कि इसकी साइड्स थोड़ी सी बेंट हो गई। ख़ास तौर पे ये वाली ए बी और सी डी आप बोल रहे हैं या डी सी बोल रहे हैं। तो इससे हुआ क्या, जब ये साइड बेंट होती हैं तो आप ऊपर देख सकते हैं रेक्टेंगल के चारों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, और सबके सब कितने हैं? 90 डिग्री के एंगल हैं। लेकिन जब आप इसको बेंड कर देते हैं तो आप देख सकते हैं अभी एंगल 90 डिग्री नहीं रहे। एक तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क इसमें ये आ जाता है। अब अगर 90 नहीं रहे तो कितने हैं? पता नहीं कितने हैं, डिपेंड करेगा कि इसकी बेंडिंग कितनी है। हाँ, इन एंगल्स में भी स्टूडेंट्स रिलेशन होगा। जैसे इन एंगल्स का जो रिलेशन होगा वो अपोजिट एंगल वाला होगा। मतलब कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के और एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। इसी तरह साइड्स में कोई फर्क पड़ेगा? लेंथ में नहीं पड़ेगा। अगर आप साइड्स की बात करें तो यहां पर अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ए बी की लेंथ इक्वल होगी सी डी के और ए डी की लेंथ इक्वल होगी बी सी के। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर भी साइड्स की लेंथ क्या होंगी? सेम होंगी। ए बी इक्वल होगा सी डी के और ए डी इक्वल होगा बी सी के। तो यहाँ पर भी लेंथ इक्वल होंगी। हाँ, यहाँ पर एक बात और होगी जो वहाँ पर भी है, यहाँ पर साइड्स पैरेलल भी कही जाती हैं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और स्टूडेंट, मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था ये साइन पैरेलल के लिए यूज़ किया जाता है। और ए डी पैरेलल होगा बी सी के। ठीक, और शायद इसीलिए इसका नाम पैरेललोग्राम है। इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। लेकिन जो इन दोनों फिगर में वाज़ेह फ़र्क है वो क्या है? वो ये है कि इसके चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते
अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं और इक्वल होते हैं, और इसकी ये पैरेलल साइड वाला और अपोजिट एंगल वाला थ्योरम भी आपने मैथ्स में मैट्रिक क्लास में स्टडी किया होगा। अब आ जाइए आप अपने लॉ की तरफ कि इस पैरालेलोग्राम फिगर का या डायग्राम का या शेप का वर्ड हमारे वेक्टर की एडिशन के लॉ में क्यों यूज हो रहा है। तो बड़ी सीधी सी बात है स्टूडेंट, अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो यहां पर एक पैरालेलोग्राम फॉर्म हो जाएगा। जैसे ये लॉ आपको स्टूडेंट्स ये कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, सपोज करें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ये दोनों वेक्टर रिप्रेजेंट किए गए बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरालेलोग्राम। मतलब ये दो साइड्स हैं पैरालेलोग्राम की और एडजेसेंट मतलब बराबर वाली। अगर आप पूरा पैरालेलोग्राम बनाए, मैं आसानी के लिए यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको वैसे ही समझ में आता रहे। तो आप गौर करें, ये साइड्स कहलाएंगी स्टूडेंट्स, अगर मैं नाम रखूँ ए बी सी डी, तो फिर ये साइड्स अपोजिट होंगी ए बी सी डी। ए डी बी सी ये अपोजिट साइड्स हैं। एडजेसेंट का मतलब बराबर वाली, ए बी के बराबर में एक एडजेसेंट है ए डी और बी सी, ये इस तरह ये एडजेसेंट साइड्स हैं। तो अगर दो वेक्टर को पैरालेलोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाए एंड दीज वेक्टर ऑल्सो कोप्लेनर, तो दो वर्ड इस्तेमाल करें स्टूडेंट्स, एक एडजेसेंट और एक कोप्लेनर। तो स्टूडेंट्स ये दोनों वर्ड जो हैं क्या मतलब है? एडजेसेंट का मतलब बताया आमने सामने वाली, एडजेसेंट का मतलब बराबर वाली, और कोप्लेनर का मतलब कि सेम प्लेन पर, जैसे दोनों जो दिख रही हैं बोर्ड पर ही हैं। ये बात भी हमने बार बार डिस्कस करी कि अगर कोई वेक्टर स्पेस में हो तो हम उसको बोर्ड में नहीं बना सकते, ठीक। इसका मतलब कोप्लेनर का आसान सा मतलब ये है कि ये बोर्ड की प्लेन के ऊपर या सतह के ऊपर मौजूद हैं। मतलब जैसे आपको ये दिख रहे हैं बोर्ड पर, ये ऐसे बोर्ड पर ही मौजूद हैं। हाँ, अगर विजुअलाइज किया जाए, अगर कोई वेक्टर स्पेस में हो तो ड्रॉ तो बोर्ड पर करते हैं, लेकिन विजुअलाइज करने के लिए हम बताते हैं कि ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। जैसे जेड एक्सिस आपको समझाया जा रहा था लास्ट लेक्चर्स में। अगर ये दो साइड हैं पैरालेलोग्राम की, और अगर आप पैरालेलोग्राम को कंप्लीट कर लें, कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे? अगर आप गौर करें तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, तो आप इनके अपोजिट इक्वल और पैरेलल साइड्स को ड्रॉ कर लें। मतलब ये वाली साइड के इक्वल यहाँ पर एक साइड ड्रॉ करूँगा और पैरेलल होगी, और इसके अपोजिट यहाँ एक ड्रॉ करूँगा और पैरेलल होगी। पैरेलल का मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन सेम होगी। इसके अपोजिट यहाँ साइड ड्रॉ कर लें और इसके अपोजिट यहाँ साइड ड्रॉ कर लें, डायरेक्शन का ख्याल रखिएगा। तो ये वेक्टर भी B कहलाएगा और ये वेक्टर A कहलाएगा, क्योंकि ये सेम है। तो अब पैरालेलोग्राम लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरालेलोग्राम एंड कोप्लेनर वेक्टर हो, तो इसका जो डायगोनल होगा स्टूडेंट्स, इसका जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा R इन दोनों वेक्टर के सम को। दोबारा स्टूडेंट ये डेफिनेशन भी है और एक्सप्लेनेशन भी है इसकी। मतलब पैरालेलोग्राम लॉ जो ऐड करता है वेक्टर को, दो वेक्टर्स को, वो क्या बोलता है? वो ये कहता है अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए टू कोप्लेनर
vectors are represented by two adjacent sides of parallelogram, then the diagonal of the parallelogram shows their resultant. मतलब अगर दो कोप्लेनर वेक्टर जैसे बोर्ड पे मौजूद हैं और दो एडजेसेंट साइड से बराबर बराबर वाली साइड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो इन दोनों वेक्टर का सम होता है या रिजल्ट होता है। अब डायगोनल क्या है? तो स्टूडेंट डायगोनल जो है वो ये अपोजिट वर्टिसिस को ज्वाइन करने वाली लाइन का नाम है। अपोजिट वर्टिसिस मतलब अगर मैं आपसे पूछूं इसके कोने कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इसके 4 कोने हैं। तो इन कॉर्नर्स को ही हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? वर्टेक्स या वर्टिसिस कहा जाता है। तो मैंने कहा अपोजिट वर्टिसिस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो क्या है? डायगोनल। तो इस पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल हो सकते हैं। अगर ए को सी से ज्वाइन किया जाए तो अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन हो गए, इसी तरह बी को डी से किया जाए तो अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन हो गए। तो ए सी और बी डी ये अपोजिट वर्टिसिस को ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगी? ये दोनों डायगोनल कहलाएंगी। यहां पर भी हम बना सकते हैं 2, लेकिन एक ही से हम शो करेंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो डायग्राम। तो ये जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है ये क्या कहलाएगी आपके पास? डायगोनल कहलाएगा और यही रिजल्ट होगा। इसका मैं नाम रख देता हूं पैरेललोग्राम का ओ एक्स वाई एंड जेड। अब अगर आप पूछेंगे ओ एक्स वाई जेड किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं कहूंगा वर्टिसिस को या कॉर्नर्स को, ओ एक्स वाई एंड जेड। और ये जो डायगोनल है ये इन दोनों का रिजल्ट है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन और हमने डायग्राम से क्या करा, इसको एक्सप्लेन करा। तो अब क्या ये ख़त्म हो गया? यहाँ पर नहीं हुआ स्टूडेंट। जो मैं लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बार बार बोलता हुआ आ रहा हूँ वही बात मैं दोहराऊंगा कि अभी हमने किया क्या है। पहले ये देखिए, हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स और पहला लॉ डिस्कस किया हमने, उसमें हमने 2 वेक्टर्स को ऐड कर लिया, बिल्कुल। तो उनका रिजल्ट क्या मिला हमें? आर। अब हमारा सारा फोकस रिजल्ट पे होगा। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा बचपन में लेके जाऊं तो आपने देखा होगा आपको हमेशा जब एडिशन के या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस मिला करते थे तो कुछ इस तरह होते थे, या अगर ज़्यादा डिजिट के होते थे तो कुछ इस तरह होते थे। अब अगर आप गौर करें तो ये तो क्वेश्चन आपको गिवन होता था, मतलब जिन नंबर्स को आपने ऐड करना होता था उनसे टीचर का कोई कंसर्न नहीं होता था या चेक करने वाले का कोई कंसर्न नहीं होता था। क्यों? ये तो गिवन है। कंसर्न क्या होता था? कंसर्न होता था ये बॉक्स। ये बॉक्स क्या है? इस बॉक्स में आएगा इनका रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या आएगा उसको डिस्कस किया जाता है, वो सही है या गलत है। तो हमारा कंसर्न यहाँ पर ए बी नहीं है, हमारा जो रिजल्ट है इन दोनों को ऐड करने के बाद वो क्या है? वो आर है। तो हमारा सारा फोकस जो होगा स्टूडेंट्स वो किस पर होगा? आर पर होगा। अब आप देख सकते हैं ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी कि 2 वेक्टर ऐड होते हैं और वेक्टर वेक्टर में ऐड होता है। और जब 2 वेक्टर या 2 से ज़्यादा वेक्टर ऐड होते हैं तो जो बनने वाली क्वांटिटी होती है वो भी वेक्टर होती है। अब अगर आर एक वेक्टर है तो हम जानते हैं वेक्टर के पास कितनी चीज़ें होनी चाहिए? वेक्टर के पास 2 चीज़ें होंगी जो हम डिस्कस करेंगे। वैसे 3 होती है लेकिन यहाँ हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो बाकी जो 2 बच गई वो बचा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें डिस्कस करना है किसका? इस आर का। तो अब जो हमारा अगला केस है ये एक्सप्लेन करने के बाद वो ये है, हम इस आर का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करेंगे और इसकी डायरेक्शन मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, या वो फार्मूले बनाएंगे जो इसका मैग्नीट्यूड बताएंगी और इसकी डायरेक्शन बताएंगी। अब यहाँ रुककर एक बात और समझ लें कि ये पैरेललोग्राम लॉ की एक लिमिटेशन भी है या लिमिट भी है। वो लिमिट क्या है? ये सिर्फ अप्लाई होता है 2 वेक्टर्स के ऊपर। मतलब आप इससे सिर्फ 2 वेक्टर ऐड कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा वेक्टर ऐड करना पॉसिबल नहीं है। अब आप आ जाएं इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ
रिजल्टेंट वेक्टर आर। हम मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं इस रिजल्टेंट वेक्टर आर का, लेकिन इससे पहले फिर मैं आपको एक दो चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, वो भी आप देखिए, क्योंकि वो फॉर्मूले हमारे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड करने में काम आएंगे। और वो फॉर्मूले क्या हैं स्टूडेंट्स? अगर आपसे मैं कहूँ कि आप इस डायग्राम को गौर से देखें, तो डायगोनल ड्रॉ होने से पहले, जब ये डायगोनल ड्रॉ नहीं हुआ था तो ये एक पैरेललोग्राम था, लेकिन जैसे डायगोनल ड्रॉ हुआ तो ये पैरेललोग्राम दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। आप देख सकते हैं जैसे एक ट्राइंगल है ओ एक्स वाई और एक है ओ वाई जेड या ओ जेड वाई। तो अब अगर मुझे, और सिमिलर है ट्राइंगल और इक्वल होंगी, अगर आप ओ एक्स वाई को देखें तो दो साइड्स पर ए और बी मौजूद है, और अगर आप ओ जेड वाई को देखें तो इसमें भी दो साइड्स पर ए और बी मौजूद है, और दोनों ट्राइंगल में एक कॉमन जो डायगोनल चल रहा है वो आर है। ठीक है, आप अगर दोनों को डिवाइड करते हैं इधर उधर तो ये आर अपर ट्राइंगल में भी आएगा और लोअर ट्राइंगल में भी आएगा। तो दोनों एक जैसी ट्राइंगल है, हम किसी एक को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लूँ, जैसे यहाँ करता हूँ मैं कंसीडर सेपरेट, मैं इसकी नीचे वाली ट्राइंगल को अगर कंसीडर कर लूँ सेपरेटली, तो कुछ इस तरह से होगी स्टूडेंट्स। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर आर, और जिसका नाम है वो है ओ एक्स वाई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस ट्राइंगल को देखकर बताइए ये कौन सी टाइप ऑफ ट्राइंगल है, या मैं आपको ये कहूं क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है जो आप मैट्रिक या 10th क्लास में पढ़कर आए, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसके अंदर एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। और इसी ट्राइंगल को आप 10th क्लास में सॉल्व करते हुए आए हैं। ट्राइंगल को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं और 3 ही साइड्स होती हैं, और अगर आप गौर करें 3 एंगल 3 साइड्स, तो सॉल्व का मतलब ये होता है कुछ एंगल कुछ साइड्स नॉन होते हैं और कुछ एंगल कुछ साइड्स अननोन होती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ नॉन एंगल्स एंड नॉन साइड्स यू हैव टू डिटरमाइन द अननोन एंगल्स एंड अननोन साइड्स। दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब हेल्प आप मालूम करते हैं जो गिवन या जो दी हुई साइड और एंगल होते हैं उनकी मदद से, जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो अननोन साइड और एंगल होते हैं उनको, यही ट्राइंगल का सॉल्यूशन कहलाता है। तो आपने इस ट्राइंगल में फॉर्मूले यूज किए होंगे कुछ इस तरह: परपेंडिकुलर ओवर हाइपो कॉस थीटा, बेस ओवर हाइपो टेन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और पाइथागोरस थ्योरम कुछ इस तरह यूज किया होगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। लेकिन अगर मैं कहूँ ये फॉर्मूले और स्पेशली ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई करके दिखाओ, तो यहाँ ये अप्लाई नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो फिर क्या किया जाए इसके साथ? इसको सॉल्व कैसे किया जाए? क्योंकि हमारा जो अभी रिक्वायर्ड है वो आर है, हमें आर की वैल्यू मालूम करनी है, और आर अब इस ट्राइंगल की एक साइड का नाम है। तो हम इन्हीं फॉर्मूलों के ज़रिए करेंगे। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसको किस या किन फॉर्मूलों से हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह यहीं से हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे।